हाँ प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस ओके तो कल के क्लास में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो आप नहीं आए थे और आप नहीं आए थे ना, तो चेक कर लेना रिकॉर्डिंग को, ठीक है। आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स, है ना, वो जो है ना उसको पढ़ लेना, वही है, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो पढ़ना है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर के बारे में। 2 क्वेश्चंस रफली आते हैं CGPSC में, इसलिए 2 क्वेश्चन के लायक ही हम लोग को वेटेज देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्यूटर के 2 टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है स्टैटिक पार्ट से होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है जो करंट अफेयर्स पार्ट का होता है। तो नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन कि यही पैटर्न है और यही पैटर्न से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टैटिक पार्ट में कवरेज देंगे और सेकंड चीज डायनेमिक पार्ट में कवरेज देंगे। तो दोनों चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के ऊपर। जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, है ना, ये स्टेट PSC के फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है कि कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ था। आप लोग शायद चाइल्डहुड में पढ़े भी होंगे कि कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ था, बट हम लोग वहां तक लेके जाएंगे जहां तक सुपर कंप्यूटर आता है, क्योंकि वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो चलो आते हैं। तो देयर आर मेनली 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन हैं कंप्यूटर के, जो स्टार्टिंग से एक बड़े से रूम में से लेके एक छोटे से बोलना चाहिए कि बैग में अब सीमित हो जाता है ना। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखते आए थे कि बहुत बड़ा कंप्यूटर कभी रहा करता था और इसके बाद ये कैसे लिमिट हो गया। और तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसको जनरेशन में हम लोगों ने डिवाइड किया। हर एक जनरेशन में एक स्पेसिफिक क्वालिटी था, वो जो टर्निंग पॉइंट लेके आता है उसी चीज को हमको याद रखना है। क्यों एक जनरेशन का कंप्यूटर दूसरी जनरेशन से डिफरेंट है, वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, और उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि जनरेशंस किस बेस पे डिसाइड होते हैं। तो जनरेशंस 3-4 बेस है जिसके बेसिस पे जनरेशंस डिसाइड होता है। एक डिसीजन होता है उसके साइज के ऊपर। तो पहला डिसीजन जो है साइज के ऊपर, कि अगर हर एक जनरेशन उसके प्रीवियस साइज से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना। हर एक जनरेशन उसके प्रीवियस साइज से, प्रीवियस जनरेशन से छोटा है। सेकेंड थिंग, हर एक जनरेशन उसके प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा पावरफुल है। और तीसरा, हर एक जनरेशन उसके प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या है?
तेजी से काम करता है, तो वो तो फास्ट में भी आ जाएगा, मैं उसको फास्ट भी बोल सकता हूँ। तो फास्ट भी लिखा हूँ, एफिशिएंट भी लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है? अच्छा, सर बेटर क्वालिटी। अच्छा, और कोई? एग्जैक्टली, यही है ना, कम रिसोर्सेज में वो ज्यादा काम करना। जैसे कोर i3 प्रोसेसर में लेता हूँ, फर्स्ट जनरेशन लूँ, सेकंड जनरेशन लूँ, थर्ड जनरेशन लूँ, अब तो 14-15 जनरेशन आ गया i3 प्रोसेसर का है। तो i3 प्रोसेसर का भी अलग अलग जनरेशन है, पर हर एक i3 प्रोसेसर कम पावर लेना चालू कर देता है, मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है कम पावर लेता है और उससे ज्यादा स्पीड हो जाता है ना। तो दोनों चीज है, मतलब पावर भी कम ले रहा है और फास्टर भी है, मतलब उसी रिसोर्सेस में वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, एफिशिएंसी भी डिसाइड करता है कि वो कौन से जनरेशन का है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा पहुंचते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। 1940 से 1956 के बीच का कंप्यूटर जो होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेजर चीज यूज होता था वो था वैक्यूम ट्यूब। तो आपको यही याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में जो कंप्यूटेशन के लिए जो यूज होता था वो है वैक्यूम ट्यूब। नाम से क्या लग रहा है, ऐसा ट्यूब जो वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खींचने वाला। एम्प्टी मतलब किस सेंस में एम्प्टी? एम्प्टी स्पेस को वैक्यूम बोल सकते हैं? सर नो एयर इज प्रेजेंट। एयर नहीं होना चाहिए, है ना, एयर नहीं होता, वैक्यूम कर देना मतलब उसमें एयर हटा देना, ठीक है ना। तो एयर को, विदाउट एयर वाला एक सील्ड ग्लास था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता था और उसके थ्रू कंप्यूटेशन किया जाता था। अब कैसे करते थे उसको, वो डजंट मैटर हमारे लिए, हमको बस ये याद रखना है क्या चीज, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। दूसरा, ये बहुत बड़ा था और मेमोरी के लिए, अभी हम लोग मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एसएसडी यूज करते हैं, बट उस समय जो मेमोरी के लिए जो यूज होता था वो क्या है, एक मैग्नेटिक ड्रम ऑफ मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम, पास्ट में जो भी मेमोरी के लिए जो भी चीजें यूज होती थी वो मैग्नेट से ही रिलेटेड थी, चाहे फ्लॉपी डिस्क ले लो, है ना, चाहे आपका कैसेट ले लो, है ना, तो सारा मैग्नेटिक टेप पे ही था। तो मैग्नेटिक टेप क्या करता था, कोई भी मैग्नेट को आप रब करते हो तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाने से आपको समझ आता है कि ये रिकॉर्ड हो गया करके, है ना। तो मैग्नेटिक, इवन अपना कभी पुराने रील्स को देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है करके। तो मैग्नेटिक टेप, तो इस यहाँ पे भी वही यूज होता था। तीसरा, ये बड़ा से रूम में रहता था, एक पूरा रूम कवर करता था। चौथा, ये मशीन लैंग्वेज को यूज करता था। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, ओके, या जो भी कलर या जो भी चीज बताते हैं कमांड देके बताते हैं या क्लिक करके बताते हैं, है ना। बट उस समय मशीन जिस लैंग्वेज में समझता था वो लैंग्वेज में बताना पड़ता था। और मशीन उस समय बोलना चाहिए कि मशीन का एक लैंग्वेज है जो कि कई कई बार आप देखोगे कि आप बाइनरी से उसको कन्वर्ट करते हो मशीन की लैंग्वेज में तो अजीब सा ही कुछ हैश और ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो मशीन का अपना लैंग्वेज था, मतलब आपको मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको मशीन का लैंग्वेज सीखना पड़ता था, सबसे बड़ी बात ये थी, और वो डिफिकल्ट था। अभी तो मशीन को हम लोग अपना लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, है कि नहीं, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। उस समय के दो कंप्यूटर का नाम है यूनिवैक एंड इनियाक, ये नाम याद करना है। यूपीएससी, यूपीएससी नहीं, सीजीपीएससी के व्यापम का फेवरेट है ये, है ना, यूनिवैक एंड इनियाक। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, लिख के रख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसको रट लेना है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूनिवैक एंड इनियाक, ठीक है। तो एडवांटेज क्या था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के क्या एडवांटेज थे?
तो पहला चीज, ये पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, इससे पहले या तो इलेक्ट्रिकल होता था या मैकेनिकल होता था, ठीक है ना। तो पहली बार ये डिवाइस जो था इलेक्ट्रॉनिक था, और पहली बार ऐसा कोई डिवाइस था जिसके पास अपना मेमोरी था। अदरवाइज इससे पहले किसी भी डिवाइस के पास मेमोरी नहीं रहा करता था। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। पर डिसएडवांटेज क्या है, ये बल्कि है, ये वैक्यूम ट्यूब का यूज करता था, वैक्यूम ट्यूब बार बार बर्न हो जाते थे, ठीक है ना। ये हीट बहुत प्रोड्यूस करता था, उसका मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा इश्यू था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये था, ठीक है। एडवांटेज मेमोरी, ठीक है, एडवांटेज सबसे बड़ा मेमोरी। यूज किया हुआ था वैक्यूम ट्यूब, और प्रॉब्लम क्या था, वही वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन का वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में आने का पीछे रीजन था, हम लोगों को ट्रांजिस्टर मिल गया, पहली बार ट्रांजिस्टर मिला। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, अब ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करने लगे। जो प्रॉब्लम्स वैक्यूम ट्यूब में था कि वो बर्न हो जाता था, बर्स्ट हो जाता था, मेंटेनेंस इश्यू था, वो ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ। और पहली बार हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू एक काइंड ऑफ हम लोग ने सिंबॉलिक टाइप का यूज किया, ठीक है ना। तो मशीन का लैंग्वेज से थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज, बट अभी भी हमारे लैंग्वेज के बराबर नहीं आए, है ना। बस उसको समझाने के लिए हम लोगों को अभी भी कुछ ऐसा कोड सीखना पड़ता था जो कि मशीन समझे, ठीक है। तो वो सिंबॉलिक होता था, अभी इंग्लिश नहीं लिख सकते थे हम लोग, ठीक है ना। इस समय जो लैंग्वेज यूज होता था, ये कोबोल एंड फोर्ट्रान का थोड़ा सा अर्लियर वर्जन था। कोबोल और फोर्ट्रान फिर भी हमारे यूज के लायक थोड़ा बहुत था, जिसको हम लोग समझ सकते थे, बट इसके अर्लियर वर्जन थे जो कि मशीन को समझाने के लिए यूज होते थे। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आउटडेटेड है, कोबोल एंड फोर्ट्रान ये दोनों ही आउटडेटेड है। ठीक, तो इसके एडवांटेज ये था कि पहली बार साइज छोटा होगा, ठीक है, और साइज छोटे होने से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा, ठीक है। सेकंड, ये फास्ट था उससे, और तीसरा, ये ज्यादा रिलायबल था, जैसे वो बार बार टूट जाता था, खराब हो जाता था, बर्स्ट हो जाता था, ये थोड़ा सा रिलायबल हुआ, और वो जो कंप्यूटर है इस टाइप का दिखने लगा। ट्रांजिस्टर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स होते थे बैक साइड में, और वो मॉड्यूल्स में ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर सकते थे, 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, 10 ट्रांजिस्टर, जितना करोगे उतना वो फास्ट होता था। अभी वही चीज पैरेलल कोर्स में आ गया है, पैरेलल कंप्यूटिंग सर्विसेज जो आ गया है 5G, या तो अगला जो लेटेस्ट जनरेशन है उसमें पैरेलल कंप्यूटेशन आएगा। तो वही पैरेलल कंप्यूटेशन जो ट्रांजिस्टर के समय यूज हो रहा था उसको हम लोग फिर से लेके आएंगे, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ये है, ये अभी भी गर्म होता था। दूसरा क्या है, इसमें अभी भी मेंटेनेंस का इशू था, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन से टेक अवे क्या था, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर की पर था। पहली बार हम लोग ने फोर्ट्रॉन और कोबोल का थोड़ा अर्लियर वर्जन यूज किया, मेंटेनेंस थोड़ा सा कम था, है ना, पावर भी थोड़ा सा कम कंज्यूम होता था, बट फिर भी उतना रिलायबल नहीं था, पर उससे पहले फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा रिलायबल था उसके कंपैरिजन में, और साइज छोटा था, ठीक है। फिर आता है थर्ड जनरेशन का 1964 से 1971। इसमें पहली बार आईसी का यूज हुआ, है ना, अभी पहली बार आईसी का यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर छोटा हो गया, और पहली बार सिलिकॉन चिप्स आने लगे, है ना, सिलिकॉन चिप्स आने लगे, मतलब सेमीकंडक्टर का यूज होने लगा। कभी भी चिप है मतलब सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? हाँ, मतलब कंडक्टर है पर सेमी है, इसका मतलब अर्ध संचालक, सेमी कंडक्टर। कोई सेमीकंडक्टर का कोई एलिमेंट का नाम पता है, किसी तत्व का नाम पता है जो सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन। और सर जर्मेनियम। जर्मेनियम, यस, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ। और स्पेसिफिक कंडीशंस में पास होती है ना। सेमीकंडक्टर है कि आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा,
एक टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसपे वो पास होगी, बाकी अगर नहीं दोगे तो वो पास नहीं होगी। तो सेमीकंडक्टर ये है। तो सेमीकंडक्टर पहली बार यूज हुआ किसमें? थर्ड जनरेशन में। आईसी यूज हुआ पहली बार थर्ड जनरेशन में, ठीक है। और पहली बार हम लोगों को देखने के लिए और उसको बताने के लिए कीबोर्ड का यूज करने लगे। अभी तक उस समय पहले पंचिंग कुछ कार्ड था, है ना, तो पहली बार कीबोर्ड यूज करने लगे, पर माउस यूज नहीं करते थे सर, ठीक है ना। तो कीबोर्ड इसमें यूज होता था, मॉनिटर यूज हो रहा था जिसको हम लोग देख सक पा रहे थे, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार आया, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार आया। और ये पहले ऐसा था जो कि मल्टीपल प्रोसेस को पैरेलली कर सकता था। अभी तक एक बार में एक प्रोसेस होता था, अब इसमें क्या है? मल्टीपल प्रोसेस है। मतलब थर्ड जनरेशन मोर और लेस वो होमोसेपियंस वाली में आ गया, समझ लो, जैसे ह्यूमन में अगर होमोसेपियंस बन गया वैसे टाइप के में आ गया, समझ लो। तो ये हमारा एक पुराना रूप है, इससे पहले तो बंदर जैसे ही थे हम लोग, है ना, तो वैसे ही टाइप का चल रहा था। तो ये थर्ड जनरेशन है आईसी। तो आईसी आते ही क्या बेनिफिट हुआ? साइज और छोटा हो गया, दूसरा परफॉर्मेंस बढ़ गया, और ये चीपर होने लगा, सस्ता होने लगा, ये एडवांटेज है। तो अभी तक चीप वाला, हाँ हाँ वो गलत है, माउस उसके बाद में आएगा, है ना, पिक्चर में गलत दिया है। आईसी जो है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसको इंस्टॉल करना आसान था, उसका प्रोडक्शन करना भी आसान था, ठीक है ना। तो सस्ता होने का दौर कहां से चालू हुआ? थर्ड जनरेशन से, ठीक है। तो इसके लिए टेक अवे क्या क्या था थर्ड जनरेशन का? सेमीकंडक्टर्स, आईसी, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हाँ मल्टीपल एप्लीकेशन, है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन एक टाइम पे रन कर सकते थे, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग अलग है, ठीक है ना, एक ही प्रोसेसर है पर मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सकता है, समझ रहे हो। और पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर है, तो अभी मल्टीपल प्रोसेसर पाया नहीं है, ठीक है। हाँ, और हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट सस्ता था, छोटा था, और इसका बोलना चाहिए प्रोडक्शन इजी था, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, अब पहली बार माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार माइक्रो प्रोसेसर 8085 वाला एक प्रोसेसर ये आ रहा है। इंटेल ने पहला चिप बनाया 4004 चिप, जो कि 1971 में पहली बार डेवलप किया गया। तो यहां से चालू हो जाता है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, इसलिए उसका डेट भी 1970 ईयर भी 1971 है, क्योंकि ये चिप से ही चालू हो जाता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो 4004 ये इसको याद रखना है आपको। अब यहां पे पहली बार एक चीज आया, और वो था GUI। GUI का फुल फॉर्म, हाँ, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अब देखो, जो चीज आप कंप्यूटर में करना चाहते हो उसको अगर क्लिक कर सको, है ना, जो मॉनिटर में देख के क्लिक कर सको, वो होता है GUI। अभी तक क्या था? कमांड देते थे, टाइप करते थे, माउस का यूज ही नहीं था, है ना। आप एंटर करते थे, पुराना कंप्यूटर कभी यूज किया होगा, बस उसमें कमांड दे सकते थे, टाइप करके एंटर करते थे, वो इसी से हो जाता था। अब पहली बार GUI आएगा तो माउस भी आएगा, क्योंकि अब चीजें सामने दिखने लगेगी कि यहाँ पे ये आइकन है, ये है, वो दिखने लगेगा, उसको क्लिक कर सकोगे। इसलिए पहली बार माउस किस में आ रहा है? फोर्थ जनरेशन में, क्योंकि GUI भी किस में आ रहा है? फोर्थ जनरेशन में। अब इसी के कारण से हैंड हेल्ड डिवाइस आने लगे, जो कि हाथ में पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अब हम लोग ग्राफिक्स के थ्रू यूज कर रहे हैं। अब कीबोर्ड को हर बार लेके जाने की जरूरत नहीं है, अब क्लिक करने से आसान हो जाता है अपना। अब हम लोग एक और चीज सीख गए कि बहुत सारे आईसीज, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिलिकॉन चिप में डालना सीख गए, ठीक है। तो इसलिए साइज भी छोटा होते जाएगा। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग बोले थे, जो कंप्यूटेशन का स्पीड फास्ट हो जाएगा, पावर का कंजम्पशन कम हो जाएगा, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के पहली बार आपके प्रोसेसर्स आने लगे, जो इस टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पाइक्स होते हैं, और पहली बार अपने को माउस पिक्चर में आया।
फिर फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर अभी से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है, मतलब उस समय से लेके और अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये, इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। वो नॉट ओनली हमारा लैंग्वेज समझ रहा है पर हमारा वॉइस भी समझने लगा, ठीक है ना। तो पहली बार वॉइस को समझने वाला कैपेबिलिटी फिफ्थ जनरेशन में आया। एक और आया कि पैरेलल प्रोसेसिंग, हम लोग बोलते हैं डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये मल्टीपल प्रोसेसर हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार पैरेलल प्रोसेसिंग आया और पहली बार नेचुरल लैंग्वेज से हम लोग उसको सिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ गया। उसका अगला क्या आएगा, मैं सोच लूं तो हो जाना चाहिए, अगला तो यही बस बच रहा है ना। तो वो तो स्टीफन हॉकिंस तो वैसे ही थे ना, थॉट से और प्रोसेसिंग से ऑटोमेटिकली लिखना चालू हो जाता था। तो वैसे ही आएगा कि आपका थॉट आप सोच लिए तो वो आ जाए। आजकल सारे कार में ये आने लगा है कि आपके उसको मैंडेटरी भी करने वाला है कि आपको जैसे ही झपकी आ रही है, जमाई आ रही है या जो भी है, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा और वार्निंग सिग्नल देगा आपको, है ना। इसके कारण से एक्सीडेंट्स बच जाएंगे और होना भी चाहिए, है ना। जैसे ये जो यूरो 6 के जो जितने व्हीकल्स आए, इसमें ये चीज हुआ कि सब में एयर बैग्स आ गए, एटलीस्ट फ्रंट में तो एयर बैग्स आ गए और वो बहुत जरूरी भी था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो देखो, तो ये सब BS6 के नॉर्म्स जो हम लोग लाए, उससे हम लोगों को ये सब बेनिफिट मिला। वैसे एक बार मैंने वर्ड यूज किया यूरो और एक बार वर्ड यूज किया BS। तो BS इंडिया का स्टैंडर्ड है और यूरो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है। तो यूरो का जो 6 है उसी का इंडियन वर्जन क्या है, BS6, भारत स्टेज 6, ठीक है ना, BS6। हाँ, वही इसलिए तो मैकेट्रॉनिक्स चालू हो गया, मैकेनिकल भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए आप, है ना। तो कार के लिए तो यही रिक्वायर्ड है। देखना अब सारे कार्स में ना सारा इंटेलिजेंस चलने लगेगा, है ना। और अच्छा है कि ऑटो ड्राइविंग वाला जो कार आ जाएगा ना, तो सबसे अच्छा होगा, आपका मैनुअल एरर्स खत्म हो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। हम्म, अब उसको ऑटोमेटिक बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, वाकई में देखो क्या है, अगर आप इतना ट्रैफिक में हो, बाद दिन भर क्लच दबाए दबाए ना पैर दर्द देने लगता है, तो अब ना वो रिक्वायर्ड नहीं है ना, वो हट जाना चाहिए। आप सिर्फ ब्रेक दबाओ और एक्सीलेटर दबाओ। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। फिर सुपर कंप्यूटर। तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर 2023 में, इसका नाम है एरावत, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है, AI, है ना, एरावत। तो अभी कहाँ पे है, सीडेक पुणे में। तो दोनों चीज याद रखना है आपको, सीडेक पुणे में है और कौन सा है, एरावत। 2023 में ही इसको इंस्टॉल किया गया है। ये वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो 75th है फास्ट, है ना, वर्ल्ड के हिसाब से 75th फास्ट है, जैसा 2023 मई के हिसाब से लिस्टिंग किया गया है। हर एक साल लिस्टिंग किया जाता है पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर की कि कौन सा सबसे फास्ट है। तो ये उसका 61st एडिशन था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इस 61st एडिशन में जब दोबारा चेक किया गया कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा सबसे फास्टेस्ट है, तो हमारा एरावत को 75th रैंकिंग मिला, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी तक नहीं आया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने इसको फंड किया था, और सीडेक ये भी गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि AI के अंडर में काम करना है तो AI के लिए उसको फास्ट कंप्यूटर चाहिए। AI का काम, इस कंप्यूटर का काम क्या रहेगा कि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना, जैसे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में था। सेकेंड चीज है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, है ना, कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज, आजकल CCTV ऐसे आने लगे कि किसी का सस्पिशियस एक्टिविटी होता है, ऑटोमेटिकली उसका पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है,
ठीक है ना। वैसे ड्राइवर का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेना, क्लाउड का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेना कि वो बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये सारा चीज किसमें आएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन में। फिर मेडिकल इमेजिंग या एग्रीकल्चर में, कि पहले से फंगस लग गया है या लगने वाला है या कीड़े का अटैक आने वाला है, वो सारा चीज को समझ जाए, है ना एकदम। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर मशीन कर लेगा, तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बेनिफिट होगी। मेडिकल इमेजिंग, हमारे यहाँ इंडिया में कैंसर मोस्टली लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है, या फोर्थ में या थर्ड में, जब तक क्यूरेबल नहीं रह जाता या बड़ा मुश्किल से क्योर होता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास मशीन से हम लोग नहीं आइडेंटिफाई करते। मशीन तो आइडेंटिफाई कर लेगा, पर हम लोग सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको कैंसर हो सकता है या नहीं, ठीक है ना। तो ये भी बेनिफिट देगा। फिर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि फेस में ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि उसका हेल्थ सही है कि नहीं है। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, अगर पहले से आइडेंटिफाई कर ले तो सुसाइड को बचा लेंगे, इतने लोग मर जाते हैं सुसाइड से, है कि नहीं। फिर होता है ऑडियो असिस्टेंस, है ना। आजकल ये होता है MG हेक्टर के कार में, वेलकम दिस, है ना, जैसे डोर को ओपन करोगे तो आपको ऑडियो असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। रोबोटिक्स में तो यूज है ही, ठीक। तो ये सारे इसके यूज हैं जो कि एरावत को लाया गया है ताकि ये सारे चीजों को यूज किया जा सके प्रॉपर तरीके से। इससे पहले थोड़े से कुछ और परम सुपर फास्ट कंप्यूटर थे जो इंडिया के थे, जिसको भी याद रखना चाहिए। इसमें था परम सिद्धि, ठीक है ना। परम सिद्धि ये जस्ट प्रीवियस ईयर का था और ये भी सीडेक पुणे में है। इसको एरावत के साथ ही अटैच कर दिया गया, ठीक है ना। परम सिद्धि, इसका रैंकिंग था 94, पर ये इसके प्रीवियस वाले में रैंकिंग था। फिर है प्रत्युष। प्रत्युष किसके पास है, ये दूसरे के पास है, और वो है हमारा इंडिया का ओनली मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारा इंडिया का जो मौसम विभाग है जो पुणे में काम कर रहा है, उसके पास ये वाला प्रत्युष रखा हुआ है, ठीक है ना। ITM पुणे में यही बताता है कि कितना रेनफॉल होगा, कि कहां से मानसून आएगा, क्या होगा, ये सारा चीज कौन बताता है, यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM बताता है आपको। और एक और है जो है मिहिर, ये सारा को याद रखना है, एरावत, परम सिद्धि, फिर प्रत्युष और मिहिर, ये चारों को याद रखना है। तो ये जो मिहिर है ये कहां पे है, ये भी वेदर फोरकास्टिंग में है। तो देख रहे हो कि दो ऐसे प्लेस हैं जो कि वेदर से रिलेटेड है, उस पे है, क्योंकि क्लाउड का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारा का कैलकुलेशन करके डिसाइड करना है कि यहाँ पे बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ सुपर कंप्यूटर चाहिए इसके लिए, ठीक है। और वर्थ भी है, अगर सही टाइम पे वार्निंग दे दिया तो वाकई में कितने लोग की लाइफ बच जाएगी। पर एक एक सुपर कंप्यूटर 400-500 करोड़ के आते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। तो रफली इक्विवेलेंट टू चंद्रयान, है ना। हाँ, सबसे अच्छी बात यही हुई कि हाँ, जितना इंडिया में साइक्लोन्स आ रहे हैं अब अर्ली वार्निंग हो जाने से हम लोग प्रॉपर शेल्टर में लेकर चले जा रहे हैं, और इससे ना वाकई में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत लोगों की लाइफ बचा लिया। अभी जो लीबिया में फ्लड के कारण से बहुत लोग मरे, और लीबिया में बहुत सालों से गवर्नमेंट फेल हो गई है, कभी ये गवर्नमेंट कभी वो गवर्नमेंट, और ना ये लोग एक्चुअल में लॉन्ग टर्म पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पे नहीं बन पाया था। तो ये जो फ्लड आया लीबिया में डैम के टूटने से, उसका प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाए, या प्रिडिक्शन किए भी तो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। 10,000 लोग मरना सोचो, है ना, फ्लड में, है ना, कम नहीं होता। तो मतलब क्या है, गवर्नेंस का फेलियर। अगर यही चीज यहाँ पे होगा तो वहां तो 10,000 क्या 1 लाख से ज्यादा मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को इस टाइप का सिस्टम वर्थ है जो कि यूज होता है। मैं बता रहा हूँ क्या, कि जो भी हिली एरिया पे है वहां पे बादल फटता है, क्लाउड बस्ट होता है, और क्लाउड बस्ट ना विद इन शॉर्ट टाइम में बहुत तेजी से हो जाता है। उसको ना आइडेंटिफाई करके उसको तब तक बताना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ये बादल का फटना क्या होता है या क्लाउड बस्ट क्या होता है, वो मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं पूछेगा। बस ये मान के चल लो कि जब जो हिल एरिया होता है वहां पे एयर ना पास होते होते ऊपर चला जाता है, और जब रेनफॉल होता है उसको रोक के रखा रहता है,
तो एक प्रकार से ऊपर में तालाब बन जाता है हवा के ऊपर में, और जब एयर का प्रेशर सडनली कम होता है तो सारा तालाब पूरा एक साथ नीचे गिर जाता है। सोचो कि अगर जो 4 दिन में बारिश होनी है और वो 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए, तो वो होता है उसको क्लाउड बर्स्ट बोल रहा है ना। बस ये है कि एयर का फ्रिक्शन उसको होल्ड करके रखा रहता है, क्योंकि हिली एरिया में विंड क्या होता है, उसको जगह नहीं होती, तो कहीं कहीं पे वाटरफॉल मिला और उसके बाद ऊपर चला गया, और ऊपर जाके उसने वाटरफॉल को या तो रेनफॉल को उसने रोक के रख दिया। वाटरफॉल को भी रोक देता है, समझ ना। इसलिए कई कई बार वाटरफॉल के छींटे ऊपर पड़ते हैं, है ना, जहां पे ऊपर में खड़े हो, जहां से गिर रहा है ऊपर पड़ने लग जाता है, क्योंकि हवा ऐसे ऊपर चलती है। केदारनाथ का फ्लड इसी की वजह से हुआ था। क्या बोले? केदारनाथ का फ्लड ऐसे ही हुआ था। हाँ, केदारनाथ। इसलिए ना ये हिली एरिया का फ्लड आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि विद इन शॉर्ट टाइम वो ना इतना ज्यादा रेनफॉल करा देता है, जो कि बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो शॉर्ट प्लेस पे करवा देता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में करा देता है। ठीक, आगे आते हैं। एक और है सुपर कंप्यूटर, SERC क्रे करके है। ये कहाँ पे रखा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये IISc बेंगलोर सुना होगा, वहां पे रखा हुआ है, ये रिसर्च के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। IIT खड़गपुर में भी रखा हुआ है, तो ये सब अब पुराने वर्जन के हो गए हैं। एक CGPSC में क्वेश्चन आया था, जो कि अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उससे अलग है ना। इसमें पूछा था GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही है ना। इसका फुल फॉर्म GNU's नॉट यूनिक्स है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है। अब ये जो देखो क्वेश्चन कैसे आया GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया कि वो क्वेश्चन किस टाइप का पूछने वाला है इस 5 जनरेशन कंप्यूटर से, है ना। तो हम लोगों को क्या पूछेगा कि ये जो एरावत के संबंध में क्या चीज सही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए काम करता है, इस तरीके के 4 क्वेश्चन दे देगा, है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला 2 ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए उतना ही हम लोग उसको वेटेज देंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने CGPSC के दिखाया, ऑपरेटिंग सिस्टम के समय में मैं इसको फिर दिखाऊंगा और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। वैसे इसका आंसर देख लो, इसका डी होगा। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। ये मुझे लगता है इसमें से फिर से क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये साइबर सिक्योरिटी, हम लोगों को अवेयर होना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, पिछले बार ही आया था, DDoS क्या है करके, तो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो साइबर सिक्योरिटी, तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सिक्योरिटी और सेफ्टी में क्या डिफरेंस है? सुरक्षा और बचाव में क्या डिफरेंस है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? जैसे मेरे पास यहाँ पे सोने का सिक्का रखा हुआ है ना, तो मैं इसको सिक्योर करूं कि इसको सेफ रखूं? सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी जोड़ती है, अच्छा। अच्छा, हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी ना बोल के साइबर सेफ्टी ना बोल के साइबर सिक्योरिटी हम लोग बोल रहे हैं। सेफ्टी मतलब आपका बिहेवियर,
अगर अब मैंने यहाँ रखा है तो वो अनसेफ रखा है मैंने, मेरा बिहेवियर ही गलत है, वो मेरा बिहेवियर ही गलत है, सेफ्टी से मैंने नहीं रखा। और बाय द वे रखा गया तो फिर मेरा सिक्योरिटी काम करता है कि उसको कैसे बचाएगा। तो पहला क्या है, आपका बिहेवियर में चेंज, और सेकंड उसको एक्शन के थ्रू उसको रोक के रखना। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि कैसे सेफली यूज किया जाए। तो बाय द वे सेफली यूज नहीं कर पा रहे तो एंटीवायरस होना चाहिए कि नहीं, तो वो सिक्योरिटी का काम करता है। तो यही चीज, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है, साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी, और दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेफ हैंडलिंग, और सेफ हैंडलिंग बाय द वे नहीं हो पाए तो सिक्योरिटी। एयर बैग किस लिए है, सिक्योरिटी के लिए, पर आप स्लो चला रहे हो वो आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। तो बिहेवियर में पहले चेंज लाओ, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी ऐसे सारे टेक्नोलॉजी, सारे प्रोसेस या सारे प्रैक्टिस जो कि नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं, सो दैट अटैक, डैमेज या अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिले, है ना। मतलब किसको सेव करना है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर का एप्लीकेशन है जिसको बचाना है, या तो हमारे पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको बचाना है। ये तीनों चीज को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपना नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया, अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट किया, अपने प्रोग्राम्स को सिक्योर किया, सेव किया, सो दैट बाहर से अटैक ना आ सके, डैमेज कोई ना कर सके, और कोई ऐसा पर्सन यूज ना करे जो कि अनऑथराइज्ड है, ठीक है। ये है साइबर सिक्योरिटी का रियल मीनिंग, ठीक। तो लास्ट 7 साल में पूरे वर्ल्ड ने करीब $1 ट्रिलियन खर्च किया है इसी साइबर सिक्योरिटी पे, और हम लोग ऑलमोस्ट 95% सक्सेसफुल हो पाए हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, है ना। नहीं तो अटैकर्स तो भरे पड़े हैं, है ना, पर फिर भी हमारा सिस्टम, ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ओनली 5% इंसिडेंसेस ही होते हैं जो कि अटैक में आ पाते हैं, बाकी 95% टाइम होता है हम सिक्योर कर पाते हैं। तभी तो डिजिटल पेमेंट पॉसिबल हो पाया इंडिया में, है ना। लोग को कॉन्फिडेंस तभी आ रहा है कि जब भाई मेरा पैसा बैंक के पास है तो सेफ है। इसलिए तो लोग अब क्या कर रहे हैं, घर में नहीं रखते, है ना, इवन सब कार्ड के थ्रू यूज करेंगे, या तो सीधा अकाउंट में डाल देंगे या तो लॉकर में डाल देंगे। वो एक्सिस बैंक वाला ना, रायगढ़ में चोरी कर लिए तो हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो एक्चुअली एक जिम्मेदारी थी, है ना, ये बैंक की जिम्मेदारी में आएगा, ठीक है, अगर रिमोट, हाँ, बैंक पे। हाँ, तो फिर वो लोग सब लॉ लगाएंगे ये सारे, पर अगर ये लोग केस लड़ेंगे ना तो वो जीत जाएगा, है ना। भले उसने बिहेवियर सही नहीं रखा, 1 महीने में आके चेक नहीं किया, ये सारा चीज है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन बैंक, उसी के लिए वो पैसा लेता है, तो उसको देखना ही है। आज जो आया था ना, वो कब से चोरी करते आ रहा था, 5-6 करोड़ का ज्वेलरी यहाँ पे मिला हम लोग को, क्या निषाद करके था वो, है ना, लोकेश निषाद करके। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत सारे दिल्ली में चोरी करके आया था, इसका यहाँ पे चोरी करने का प्लान किया, 2-3 जगह चोरी भी किया, वो पकड़ा गया बस, और उसके सारे चीज एक साथ पकड़ में आ गया। अभी एक्सिस बैंक में चोरी हुआ यहाँ पे रायगढ़ में। हाँ, कहाँ रुक गया, अच्छा दुर्ग, अच्छा दुर्ग जा रहा था, हाँ 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 हाँ। तो खैर साइबर सिक्योरिटी में कुछ और भी चीजें हैं कि साइबर सिक्योरिटी का कॉस्ट 2021 तक $6 ट्रिलियन कुछ राइज हो गया, है ना। अभी डेटा प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, तो पता चल जाएगा कुछ दिन में, और माइक्रोसॉफ्ट भी इस पे काम करता जा रहा है। तो खैर ये डेटा पूछेगा नहीं, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जो सिक्योरिटी या सेफ्टी के बीच में डिफरेंस बताया था, मैंने बता दिया कि सेफ्टी आपका बिहेवियर है, और सिक्योरिटी जो कि आप दरवाजा बंद करते हो वो आपका सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो कई बार सिक्योरिटी हम लोग ऐसा रखते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग सिक्योरिटी रखे हैं, पर एक्चुअली वो फॉल्स सेंस होता है। जैसे ये पीछे में वो सो रहा है ना, पर फोटो लगा दिया है गार्ड का,
तो सिक्योरिटी कई बार डिस्गाइज भी होता है कि आपको लग रहा है कि सिक्योर है पर चीजें सिक्योर नहीं है। जैसे क्या होता है, आप कहीं पे ब्राउजिंग करते हो तो उसमें लिखता है कि आपके मोबाइल में इतने सारे वायरस हैं, क्लिक हियर करके, है ना, एंटीवायरस के लिए, जबकि वही वायरस रहता है जिसको आप क्लिक करते हो। समझ रहे ना? तो वो डिस्गाइज फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे 3 प्रिंसिपल पे चलता है ना। 3 प्रिंसिपल है इसका सिक्योरिटी का। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, पहला चीज। तो सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी पर्सन को ऑथराइज ना किया जाए जो कि उसके लिए अलाउड नहीं है, और जिसको अलाउड है बस वही उसको एक्सेस कर सके। तो पहला चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। हाँ, बहुत लॉसेस हुए हैं, बहुत ज्यादा। अब तो इतना अलर्ट हो गए कई कई लोग कि भाई जेन्युइन ओटीपी भी आता है वो भी नहीं बताते वो लोग। क्या होता है, क्या है आजकल, क्या है सारा, कहीं पे भी आपके यहाँ मॉडेम इंस्टॉल होगा, एफटीटीएच का फाइबर का जो मॉडेम इंस्टॉल होगा, तो वो ना आपको कंफर्म करने के लिए एयरटेल से मैसेज आएगा कि भाई अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपका इंटरनेट सही तरीके से चल रहा है तो ये ओटीपी उनको दे दो। और वो भी ओटीपी नहीं देता वो। भाई आप सेटिस्फाइड हो, पढ़ तो लो क्या लिखा है सर, नहीं मुझे कोई ओटीपी नहीं देना उसको। तो ऐसा हो जाता है। हाँ, चाबी ये वाला है क्या? ये किसका चाबी है? हाँ 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 हाँ। वही हम लोग ओवर अलर्ट हो गए हैं ना। तो वही है कि ओटीपी का यूज तो है बट हम लोग डर गए हैं। पर खैर अभी भी गांव में तो प्रॉब्लम हो ही रहे हैं, है ना, चीजें हो ही रही है। दूसरा है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी ये है कि भाई आपको मैसेज आया, बोल रहे हो कि स्टेट बैंक से आया, पर आया कहीं और से है, तो डेटा अल्टर्ड है ना। जो डेटा आपने रखा था उसको चेंज कर दिया किसी ने। तो सिक्योरिटी में ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा जिस फॉर्म में रखे थे उसी फॉर्म में वो रहना चाहिए। तो सिक्योरिटी का सेकंड फॉर्म ये है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोगों को तो समझ नहीं आता, पर जो कोडिंग करके बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखे हैं उसमें कुछ अल्टरेशन कर दिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। वेबसाइट में कुछ चेंजेस करके, है ना, कुछ जिंदाबाद ये वो करे, वो बहुत कुछ लिख दिया हम लोगों ने, तो वो भी गलत है ना। तो अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। तो सेकंड चीज है इंटीग्रेशन। थर्ड है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी को मिले, पहला चीज, जो ऑथराइज हो, और जो ऑथराइज ना हो उसको इंफॉर्मेशन ना मिले। कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी में डिफरेंस है। कॉन्फिडेंशियलिटी सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और अवेलेबिलिटी उसको प्रोवाइड करने की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जैसे स्टेट बैंक में बाय द वे आपने ओटीपी भूल गए इंटरनेट बैंकिंग में, तो आप समझ लो कि निकालना मुश्किल है ना, इतना डिफिकल्ट कर दिया उसको, है ना, इतना डिफिकल्ट कर दिया। वही आईसीआईसी बैंक में ना वो सेफ्टी भी रखा हुआ है, अवेलेबिलिटी भी उसको दिया है जो ऑथराइज्ड है, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसके साथ है जो अनऑथराइज्ड है ना। स्टेट बैंक में इतना, बाय द वे आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो स्टेट बैंक का, बाय द वे कुछ भूल गए, ये तो 3-4 पासवर्ड देगा, प्रोफाइल पासवर्ड, फिर आपका ये क्या एक और पासवर्ड रहता है, 3-4 पासवर्ड रहेगा, सबको याद रखना, उसमें भी प्रीवियस 5 पासवर्ड याद ना रखना। बहुत नाटक हो जाता है। तो ये 3 चीजें होती है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब जैसा इंफॉर्मेशन था वैसा होना चाहिए। थर्ड है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, जिसको चाहिए उसी को मिले, है ना। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल है कि भाई आपका जो यूजर नेम है, आपका जो पासवर्ड है, किसी और के पास शेयर ना हो, और ना कि आपका कंप्यूटर किसी को शेयर करे। सिक्योरिटी में दोनों चीज आती है, ना आप शेयर करो ना कोई कंप्यूटर आपको शेयर करे। तो आप ना शेयर करो इसके लिए आपको साइबर सेफ्टी सीखना है, और कंप्यूटर शेयर ना करे इसलिए आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए काम करना है, ठीक है ना। सेकंड है इंटीग्रिटी। जैसे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का डिजाइन किसी ने सीख लिया या प्रोडक्ट के डिजाइन में अल्टरेशन कर दिया। जैसे अगर पता चल गया कि Hyundai एक ऐसा लॉन्च करने वाला है जो कि ईवी होगा, हाइब्रिड होगा, और इतने कम प्राइस में लॉन्च करने वाला है, तो बाय द वे टाटा को पता चल गया तो वो उसी समय उसी टाइप का चेंजेस करके उसमें कुछ नया चीज कर देगा, या तो उसके में चेंज कर देगा या तो अपना ही कर देगा।
जैसे अमेरिका ने क्या किया, ईरान क्या न्यूक्लियर मिसाइल बनाता था, है ना, बना ही रहा था, तो उसने क्या किया, उसके सिस्टम में जाके उसमें चेंजेस कर दिया, तो मिसाइल का कोडिंग वगैरह चेंज हो गया, है ना, जिसके कारण से उसके मिसाइल्स अच्छे से काम नहीं कर पाए, है ना। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, कारगिल का जब वॉर था, उस समय क्या हुआ कि हमारा जो बहुत सारे मिसाइल्स जीपीएस पे काम करते थे, और पाकिस्तान ने क्या किया, उस जीपीएस को अल्टर कर दिया। पाकिस्तान ने, सॉरी, यूएस ने, क्योंकि उस समय यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, तो उसने उसको अल्टर कर दिया। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अल्टरेशन हो जाता है तो वो साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है। इसलिए फिर हम लोग अपना नेविगेशन सिस्टम बनाए, नाविक जिसको बोलेंगे, और अपना ग्लोनास नहीं यार, IRNSS, है ना, इसके थ्रू हम लोगों ने अपना नेविगेशन बनाया। इसलिए जीपीएस पे डिपेंडेंसी नहीं रखना ही ठीक है मिलिट्री पर्पज से। फिर है तीसरा था जो हम लोग पढ़े थे, क्या था, अवेलेबिलिटी। हाँ, तो योर कस्टमर आर अनेबल टू एक्सेस योर ऑनलाइन सर्विसेज, अगर ऐसा है तो वो गलत है। आपके कस्टमर होने चाहिए कि वो एक्सेस कर सके, इतना ना हो कि उसको अवेलेबल ना हो, ठीक है ना। अब हम लोग दो चीजें देखेंगे इसमें साइबर सिक्योरिटी में। पहला चीज होता है खतरा, है ना, दूसरा है वल्नरेबिलिटी, है ना। खतरा और भेद्यता, दो चीज पे हम लोग काम करेंगे। थ्रेट्स, तो थ्रेट्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे में क्या कमी है, दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है ना। तो इसलिए दो लेवल पे हम लोग को प्रोटेक्शन करना है, हमारे में क्या कमी है और दूसरा क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। जैसे जब एग्जाम होता है ना, तो ये दोनों ही चीजें होती है कि कई सब्जेक्ट मेरा वीक था और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो हमारा वीक पोर्शन था उसमें से क्वेश्चन कर दिया, है ना। तो थ्रेट्स वो सारे होंगे जिसमें जिसमें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चीजें हैं, है ना। जैसे कोई बकवास क्वेश्चन पूछ दिया, आपके कंट्रोल के बाहर में है, तो भाई एटलीस्ट जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है वो तो सही तरीके से करके आओ, क्योंकि कुछ तो बकवास क्वेश्चन होंगे ही, है ना। या तो कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो वो आपके लिए थ्रेट है ना। तो वो थ्रेट है, पर आपका वल्नरेबिलिटी क्या था कि आप बॉर्डर में पहुंच रहे थे किसी तरीके से। भाई आप बाकी सब्जेक्ट को इस तरीके से काम करो कि भाई आप बॉर्डर से थोड़ा ऊपर रहो, ताकि एक आध दो क्वेश्चन प्लस माइनस हो गए तब भी बच जाओ। तो वल्नरेबिलिटी आपकी भी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर की थी, है ना। हम लोग बोलते हैं टफ चेक हुआ, ठीक है, टफ चेक हुआ, तो भाई आप भी इतना कम क्यों बना के लेके आए कि आप पास ही ना हो सके, ठीक है ना। तो दोनों चीजें, तो थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी। तो थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जिसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। एक है फिशिंग, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, कॉमन मालवेयर और रैंसमवेयर जो होते हैं, फिर होता है बिजनेस ईमेल जो कंप्रोमाइज हो जाता है, फिर फेक वेबसाइट होते हैं, और बहुत कुछ जो हम लोग आज देखेंगे। तो पहले देखते हैं फिशिंग क्या होता है। फिशिंग, इसका स्पेलिंग भले PHI है, पर वो एक्चुअल में फिश वाला ही है। फिशिंग में क्या करते हैं, फिश को पकड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें चारा डालते हैं, है ना। फिश क्या करती है, उसको पकड़ लेती है और फंस जाती है। वही चीज है इस फिशिंग के साथ, कंप्यूटर के फिशिंग के साथ। वो क्या करेगा, आपको मेल भेजेगा कि भाई आपको विनर हो, वो हो, ये हो, है ना, इस टाइप का आपको मेल भेजेगा। आप लिंक को क्लिक करोगे तो आपको HDFC के वेबसाइट में गया, HDFC की वेबसाइट में आपने यूजर ID पासवर्ड डाला, सारा चीज डाला, ताकि आप विनिंग को क्लेम कर सको, वो जो इनाम है उसको क्लेम कर सको। डाला, पता चला वो HDFC का वेबसाइट ही फेक था, वो जहां लेके गया था दिख रहा था HDFC जैसा, पर था नहीं। जबकि गूगल में सर्च करते हैं HDFC तो वो सही जगह पे लेके जाता, पर वो जो लिंक से गए आप, वो गलत जगह पे लेके आ गए। तो मतलब आपको ही काम करवा रहा है वो। फिशिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि आप करते हो उसके लिए, है ना, आप उसके लालच में फंस जाते हो, ठीक है। तो ये है फिशिंग। तो फिशिंग का भी 3 पार्ट होता है, पर वो उतना डिटेल में मेरे ख्याल से जाना नहीं है। तो ईमेल के अलावा SMS भी आता है कई बार कि आप विनर हो लॉटरी के, ये सब है, क्लिक करो क्लेम करने के लिए, तो वो भी फिशिंग का पार्ट होता है, ठीक है। और इसके कारण से आप कई बार अपना आइडेंटिटी भी बता देते हो, जैसे मैंने बोला HDFC का यूजर ID पासवर्ड डाल दिया आपने, तो वो आपका गलत हो गया, ठीक है। जैसे इस टाइप का आपको मेल आ सकता है ना, उसने बोला कि देखो ये 24 आवर्स में आपका ये पासवर्ड है एक्सपायर हो जाएगा, आप इमीडिएटली क्लिक करो रिन्यूअल करने के लिए। पता चला आपने रिन्यूअल करने के लिए क्लिक किया, ये यूनिवर्सिटी से आया ही नहीं था, वो कहीं और से आया था, और उसी नाम से आया था आपके पास, तो ये फिशिंग है। फिर स्टेट बैंक का SMS आता है कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, आप क्लिक करो इमीडिएटली,
और जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालो, तो जाके आप ठीक करते हो, पता चला ये फिशिंग है, आपने अपना सारा डिटेल खुद ही डाल दिया, ठीक है ना। इसको एसएमएस फिशिंग बोलते हैं, और ये ईमेल का फिशिंग था, ठीक है ना। तो समझ गया फिशिंग क्या था, ठीक। अब सेकंड चीज है सोशल इंजीनियरिंग। नाम से क्या लग रहा है, सोशल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपके आइडेंटिटी, आपका इंफॉर्मेशन वो धीरे धीरे गैदर करने लग जाता है। जो हैकर होता है वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके गैदर करने लग जाता है। और वो कैसे करता है, वो कभी फोन के थ्रू करता है, कभी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कभी इंस्टेंट मैसेज, कभी ईमेल के थ्रू। वो क्या करता है, ऐसा माहौल बनाता है कि लगातार आपसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालता है। जैसे पहली बार के इंफॉर्मेशन में मेरा नाम लिया, दूसरे बार के इंफॉर्मेशन में आपको मोबाइल नंबर लिया, फिर तीसरे बार में किसी और के थ्रू उसने मेरा डेट ऑफ बर्थ जाना। अब कैसे जाना पता है, वो मेरे को एफबी में भी अप्रोच किया, फेसबुक में भी, इंस्टा पे भी अप्रोच किया, जीमेल पे भी अप्रोच किया, मेरे को वेबसाइट में भी अप्रोच किया। इस तरीके से हर बार वो कुछ ना कुछ आइडिया से मेरे सारे इंफॉर्मेशन निकाल लिया। जब मेरा सारा इंफॉर्मेशन निकल गया तो मेरा आइडेंटिटी अब उसके पास है, ठीक है ना। तो सोशल इंजीनियरिंग करके उसने निकाला कि कैसे आपका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए। तो ये सारा तरीके से किया जाता है। तीसरा है मालवेयर। सोशल इंजीनियरिंग समझ गए, है ना। अलग अलग तरीके से आपका इंफॉर्मेशन स्टील करना, चोरी करना। मालवेयर वो सारा चीज है जो कि मेल फंक्शन करवाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस है, जिसका इंटेंशन खराब है ना, जिसका बैड इंटेंशन है, कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आया है, पर वो एक क्या है, सॉफ्टवेयर। वो एक सॉफ्टवेयर है मालवेयर। अब मालवेयर क्या करता है, वो आपके कंसेंट के बगैर बहुत सारी चीजें करता है। मैलवेयर के एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर में वायरस भी आएगा, वॉर्म्स भी आएगा, ट्रोजन हॉर्स भी आएगा, बॉम्ब्स भी आएगा, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, ये सारा मैलवेयर। जो भी मेल फंक्शन करता है, जो भी गलत फंक्शन करता है और गलत इंटेंशन से आया है, वो है मैलवेयर। तो मैलवेयर एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें आती है, वायरस भी उसी का पार्ट है। गेटिंग इट? हाँ हाँ, ठीक। तो मैलवेयर का एक टाइप क्या है, वायरस, ठीक है, वायरस। ऑनलाइन में डाउट होगा तो पूछना। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम देना वर्थ भी नहीं है। तो कल के क्लास में हम लोग वायरस का एक प्रॉपर्टी समझे थे। क्या था वायरस का प्रॉपर्टी, या इन जनरल वायरस की क्या प्रॉपर्टी होती है? बहुत तेजी से फैलता है ना, स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। पर वो पहले क्या करता है, होस्ट खोजता है। बिना होस्ट के उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। वैसे जहां वीक है वहां पे एंटर करेगा। तो वैसे कंप्यूटर का वायरस भी क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होने के लिए होस्ट खोजता रहता है। और आप इसमें होस्ट कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर होस्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ और स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। आपका कंप्यूटर जिससे जिससे कनेक्टेड है, यूएसबी से, हार्ड डिस्क से, जिससे जिससे कनेक्टेड है, उसमें वो जाके रेप्लिकेट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, वायरस। तो वायरस में दो टाइप का इन्फेक्शन है, एक्चुअली तीन टाइप का इन्फेक्शन है। एक तो डायरेक्ट इन्फेक्शन, कि जब भी जैसे ही वायरस अंदर जाता है वो फाइल को तुरंत से इन्फेक्ट कर देता है। तो वो डायरेक्ट करता है, किसी प्रोग्राम को डैमेज कर देता है, डॉक्यूमेंट या फाइल को डैमेज कर देता है। तो ये डायरेक्ट इन्फेक्शन है। सेकंड है फास्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या करता है कि वो स्प्रेड तेजी से करता है। एक टाइप का इन्फेक्शन ऐसा है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इन्फेक्ट करता है, और एक इन्फेक्शन ऐसा है जो कि रिगार्डलेस ऑफ कोई भी प्रोग्राम हो वो सारे में तेजी से फैलता है, ठीक है ना। और तीसरा टाइप का ये है स्लो इन्फेक्शन। वो क्या करता है, प्रोग्राम को मॉडिफाई करके बस बैठा रहता है, वेट करता रहता है कि कब यूजर क्लिक करेगा और वो वायरस फैलेगा। तो इसमें डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक बार वर्बली बता दिया। अब कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि रैम में चले जाते हैं, है ना, और वो थोड़ा डेंजरस होता है। ऐसे में ना रैम को ना क्लीन करना या रैम को हटाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। रैम तो हमेशा से कंप्यूटर यूज करता रहता है, क्योंकि वो एक प्रकार से हमारा बोलना चाहिए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे हमारा होता है वैसे उसका रैम मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क में गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग, पर रैम में गया तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वायरस का। ठीक है। फिर एक है बॉम्ब। बॉम्ब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक समय के बाद ही फटता है ना। तो उसका निकालोगे तब फटेगा, या तो टाइम करोगे तभी फटेगा। तो बॉम्ब्स में एक लॉजिक फुलफिल होता है तब वो फटता है, और वो लॉजिक कंप्यूटर में डाल दिया जाता है बाहर के किसी भी अटैकर के द्वारा। वो अटैकर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में 3-4 स्टेप्स मेंशन किया रहता है। अगर ये करने के बाद ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, तब वो वायरस फैलेगा। उसका पर्पस होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे क्या होता है कि आज मुझे अमेजन में शॉपिंग करना है, पर हर रोज तो नहीं करता, है ना। तो वो जो बॉम्ब वाला वायरस है वो अंदर में बैठा रहेगा, वो वेट करेगा कि कब अमेजन का साइट ओपन करोगे, और जैसे अमेजन का साइट ओपन करोगे, लॉग इन करोगे, तब वहां जाके वो अपना काम चालू करेगा। तो वो एक पर्टिकुलर एक्शन पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं बॉम्ब। कई बार बॉम्ब ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बॉम्ब स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहता है। तो वायरस से भी कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाता है बॉम्ब, क्योंकि नॉर्मल टाइम में उसका कोई एक्टिविटी नहीं है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपके में ऐसा कुछ रखा हुआ है करके। ठीक है ना। तो ये है बॉम्ब। कई बार ना एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय के लैपटॉप में ना बॉम्ब रख देते हैं जानबूझ के, लॉजिक बॉम्ब जिसको बोल रहे हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय कभी भी इधर उधर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया तो उसका कंप्यूटर को ब्लॉक कर दे, है ना। तो उसलिए भी यूज किया जाता है लॉजिक बॉम्ब को। ठीक है। तो इसका दोनों यूज है। तीसरा है ट्रोजन। ठीक है। वायरस समझ गए, वायरस तेजी से रेप्लिकेट होता है, होस्ट चाहिए रहता है, प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है। दूसरा था बॉम्ब्स, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे फटेगा और बहुत तेजी से फैलेगा, है ना, एक पर्टिकुलर लॉजिक पे फटेगा वो। तीसरा है ट्रोजन। तो ट्रोजन एक पास्ट के इंसिडेंट से आया है, सुना है ट्रोजन हॉर्स के बारे में? नहीं सुना है। एक पास्ट में इंसिडेंस हुआ था। इसमें क्या है, दो वॉर के समय की बात थी, है ना, उस समय, और ये रियल स्टोरी है। उस समय क्या है, दो एनिमी जो है उन लोगों ने ये कर लिया कि कोलैबोरेट कर लिया, पैचअप कर लिया कि भाई अब ना तो तुम मेरे पास अटैक कर, ना मैं तेरे पर अटैक करूंगा, है ना। तो एक गिफ्ट के फॉर्म में ना उसको एक हॉर्स दे दिया, है ना, बड़ा सा हॉर्स दे दिया ना गिफ्ट में। और उस हॉर्स में बहुत सारे सैनिक थे, है ना, एकदम स्पेशलाइज्ड जो थे मिलिट्री मैन, उसके अंदर में डाल के रख दिया था। अब क्या किया कि सब जैसे ही सब सो गए, वो लोग निकले, मार काट करके आ गए, और वो लोग वॉर को जीत गया। समझे ना। तो ये क्या था, डिस्गाइज फॉर्म में, जिस फॉर्म में ना है कुछ और फॉर्म में आके आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ है। आपको दिखा रहा है कि ये एडोब पीडीएफ रीडर है, पर एक्चुअल में वो कुछ और है अंदर से। तो दिखाता कुछ और है और करने का एक्शन उसका कुछ और होता है। कुछ मैलिशियस हो सकता है ना, कोई भी उसका अपना पर्पस हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी करता है, वो एक बैकडोर एंट्री कर देता है। जैसे क्या हो, उसके सैनिक क्या किए, वो जाके अंदर से दरवाजा खोल दिए और एंट्री करवाने के लिए अलाउ कर दिए, तभी तो जीत पाए। ये तो 5-6 सैनिक कैसे जीतेंगे, है ना। तो उसने बैकडोर एंट्री करवा दिया। तो कई बार ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, बैकडोर एंट्री करवा देता है। मतलब अब दूसरे अटैकर्स आके आपको अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रोजन का ये है। फिर है वॉर्म्स। वॉर्म्स और वायरस में बस इतना डिफरेंस है, वायरस ऑटोमेटेड होते हैं। वायरस ऑटोमेटेड होते हैं, उसमें कहीं से कोई काम नहीं करता होता, एक बार प्रोग्राम डल गया तो खुद से काम करना चालू कर देता है। वॉर्म्स में ऐसा नहीं होता, वॉर्म्स ऑटोमेटेड नहीं होता, उसमें कुछ मैनुअल फंक्शन करवाता है, या तो वो बाहर से अटैकर करता है। जैसे ट्रोजन डाल दिया, बैकडोर एंट्री हो गया, तब आपके में वॉर्म्स डाल दिया, है ना। तो वॉर्म्स और इसमें दोनों में डिफरेंस है, एक सेल्फ प्रोपोगेटेड है, वायरस सेल्फ प्रोपोगेटेड है, अपने से फैलता है, और ये यूजर प्रोपोगेशन है कि यूजर फैलाता है। तो यूजर ही क्लिक कर दिया, यूजर को कुछ दिखाया, उसने क्लिक किया, तो यूजर को करवाता है वॉर्म्स। तो वॉर्म्स समझ गए, वो भी वायरस जैसा ही है।
अब उसका क्या पर्पस है, दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है। हाँ, जैसे ईमेल वॉर्म्स या इंटरनेट वॉर्म्स भी हो जाते हैं। कई बार आपको व्हाट्सएप में मैसेज भी आते हैं कि भाई अमेजन में, फ्लिपकार्ट में ये ऑफर चल रहा है, इतना आपको इतना सस्ते में चीजें चल रही है, आप क्लिक करो करके। वो जो क्लिक होता है एक्चुअल में यही वॉर्म्स फैलाने का होता है, आपके लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में या आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। तो आप देखोगे कि आप क्लिक कर दो तो सारे लोगों को व्हाट्सएप चला जाता है ना। तो आपको एक्शन करवाए तो ये वॉर्म्स है, ये वायरस नहीं है ना, जिसमें आपको एक्शन करवा रहा है। तो ये जो वॉर्म है दूसरे के में चला गया, 2 लोग को इन्फेक्ट किया, फिर तीसरे में गया। ईमेल वॉर्म्स अगर ईमेल से गया था, जो इसका वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है आई लव यू वॉर्म, है ना। ये जो इसी नाम से मेल आता था आई लव यू करके, सब लोग क्लिक कर देते थे, टिक कर देते थे, सबके में चला जाता था ईमेल। उसके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं सबके में ईमेल वॉर्म चला जाता था। हाँ हाँ, सबको चला जाता भाई। वैसे ही अभी उस समय इंस्टा चलता नहीं था, मेल के थ्रू ज्यादा फॉर्म होता था, ये आई लव यू के समय में। एक है इंटरनेट वॉर्म। इंटरनेट वॉर्म और ईमेल वॉर्म में बस डिफरेंस इतना है, ईमेल में ईमेल पे आता है, इंटरनेट पे कहीं जगह पे आप क्लिक कर देते हो तो उससे जाता है। फिर एक होता है ज़ॉम्बी या बॉटनेट। ज़ॉम्बी या बॉटनेट। तो कई बार अटैकर आपके कंप्यूटर को अटैक करने के लिए यूज करता है। बॉट मतलब रोबोट बना देता है आपके किसको, आपके कंप्यूटर को, और वहां से मल्टीपल अटैक्स करता है ना। तो आपका कंप्यूटर एक स्लेव बन जाता है, ज़ॉम्बी बन जाता है ना। तो आपका कंप्यूटर के थ्रू दूसरे के में इन्फेक्शन करवाना, वो है ज़ॉम्बी और बॉटनेट का काम, समझ गए ना। तो इनडायरेक्टली लॉन्च करता है अटैक आपके थ्रू, जिसमें से एक है डीडोस, फिशिंग, स्पैमिंग, क्रैकिंग। क्या है वो अपने कंप्यूटर से करेगा तो वो तो ट्रैक हो जाएगा, पर किसी और कंप्यूटर को स्लेव बना के वहां से फिशिंग का अटैक किया या तो डीडोस का क्या काम किया। डीडोस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या होता है कि जैसे मैंने सर्वर को अटैक किया और सर्वर को मैंने बना दिया बॉटनेट, है ना, उसको ज़ॉम्बी बना दिया। अब वो जितने कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा वो सबको फैलाएगा। नॉर्मली इसको किस में डाला जाता है, सर्वर में डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या करता है, वो सर्वर को इतना बिजी करता है, इतना एंगेज करता है कि कोई लैपटॉप से वो सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका नेटवर्क बिजी जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा नेटवर्क को कौन यूज कर रहा है, ज़ॉम्बी। तो यूपीएस सीजीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, डीडीओएस क्या है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। सर्विस डिनाई हो गया, किसको, जो एक्चुअल में क्लाइंट थे उसको डिनाई हो गया, और जिसको नहीं था वो सबको एक्सेस कर रहा है। तो इसलिए कई बार ना ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ना, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में लोग सर्वर को अटैक करते हैं और जितने एम्प्लॉयज उसका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है सारे में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये है ज़ॉम्बी। फिर है एडवेयर या स्पाईवेयर। इसका कुछ अलग काम रहता है। ये आपका बिहेवियर समझता है, ये आपके कंप्यूटर में बैठता है, ये देखता है कि आप कितना क्या शॉपिंग करते हो, आपके पास कितना पैसा आता है, आप सोशल मीडिया में कितना बैठते हो, आपके चॉइसेस क्या है, ये सब के बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट देता रहता है, ठीक है ना। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपने फेसबुक में कुछ सर्च किया या फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च किया, उसी का एडवर्टाइजमेंट फेसबुक में आएगा, उसी का एडवर्टाइजमेंट दूसरे में जाएगा, सारी जगह वही वही एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना। तो हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन वो कैप्चर करता है और उसके बेसिस पे आपके लिए कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। स्पाईवेयर कई बार आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ताकि एक बार कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए तो उसके बाद बॉटनेट डाल देगा उसमें। तो स्पाईवेयर का काम क्या है, स्पाई करना। अब स्पाई करके वो एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पाई कर रहा है कि किस पर्पज से स्पाई कर रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है ना। वो क्या करेगा, डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस है, ये पर्सन प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो सारे प्रॉपर्टी डीलर को एसएमएस कर दिया और उससे पैसा ले लिया कि भाई ये पर्सन खरीदने के इंटरेस्टेड है।
तो स्पाईवेयर ने क्या किया, आपके इंटरेस्ट को देखा और उसके बेसिस पे उनसे डील कर लिया जितने बिल्डर हैं, ठीक है ना। फिर एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट किस तरीके से होता है, यहाँ पे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके पहचान की चोरी करना। एक इंजीनियर था बेंगलोर का, उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, है ना। मर्डर करके, हाँ एक्चुअली गुजरात में था वो पहले, तो गुजरात में वाइफ का मर्डर करके वो बेंगलोर में अ, अपने दोस्त की आइडेंटिटी लेके, उसका सारा इंफॉर्मेशन लेके, वो बेंगलोर में आईटी कंपनी में प्रॉपर तरीके से जॉब कर रहा था, वहां शादी भी कर लिया, 30 साल भी हो गए, है ना, 30 साल भी हो गए। अब उसकी वाइफ को भी पता नहीं था कि वो गुजरात में कभी रहा है या उसका कोई कनेक्शन है, बस उसकी मदर थी जो कि गुजरात में थी, तो उसको वो फोन करता था, वो भी ऑफिस के फोन से। वहां से उसका क्लू मिला कि भाई ये जो किलर है वो यहाँ पे बैठा है करके। तो उसने आइडेंटिटी थेफ्ट किया, अपने दोस्त का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया और वहां जाके उसी का रेज्यूमे से वो अपना आईटी इंजीनियर बन गया वहां पे, है ना। तो आइडेंटिटी थेफ्ट एक सोफिस्टिकेटेड थेफ्ट है, जिसको वो अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। बाय द वे, जब वो उसके नाम पे जॉब पे चला गया, तो मतलब उसके नाम पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब उठा लेगा, तो डिफॉल्ट कर गया, तो वो किसके मत्थे चढ़ेगा, उस आदमी के मत्थे जो उसका दोस्त है, लोन ले लिया और उसके बाद चुका नहीं रहा है ना। तो ये है। तो ये आइडेंटिटी कैसे निकाला जाता है, तो फॉरेन में इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। आपका जो भी पेपर आता है, आपके यहाँ जो पार्सल आता है या लेटर आएगा, जो भी है, जो कचरे के डब्बे में जाएगा, उस कचरे के डब्बे में से वो लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 5-6 इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इसका एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, ये है। तो डस्टबिन से ये सारे इन्फॉर्मेशन निकाल, फिर एक आध दो इन्फॉर्मेशन जो बच गया, उसको कैसे निकालते हैं, शोल्डर सर्फिंग। आप यहाँ पे टाइप करो, पीछे से कोई घूम के आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, और पूरा टारगेट करके वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उसको टारगेट करके वो क्या क्या करता है, उसका क्या क्या आइडेंटिटी है, वो सारा निकालने की कोशिश करता है। तो कुछ तो कचरे के डब्बे से मिल गया, और बाकी उसका शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर के पीछे घूम घूम के। दूसरा है स्नैगिंग, फोन टैपिंग, है ना, फोन को टैप करके ये करना। तो स्नैगिंग में एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बिना हार्डवेयर के नहीं होता। टैप करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए इंस्ट्रूमेंट। फिर डंपस्टर डाइविंग, ये क्या करता है, आपकी मेल को चेक करता है, मेल को चोरी करता है ताकि आपका कुछ और इन्फॉर्मेशन निकले, ठीक है ना। फिर सोशल इंजीनियरिंग, जो मैंने बताया कि आपका वेब, फेसबुक और इधर उधर से सारा इन्फॉर्मेशन निकालेगा, और भी अदर हाईटेक मेथड्स है जिससे आपका आइडेंटिटी का इन्फॉर्मेशन निकालता है, ठीक है। यह है आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी। हाँ, अच्छा, इसलिए ना चार्जिंग के लिए भी आप यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आइडेंटिटी से आपका प्राइवेसी इंफॉर्मेशन चला जाता है, बहुत सारा डेटा आपका पब्लिक में चला जाता है, और एक बार इंटरनेट में चला गया तो इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स नॉर फॉरगिव्स, है ना, ना कभी भूलता है ना क्षमा करता है ना। इससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपका नेट में गया मतलब वो कभी डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, इसके बारे में मैं बता रहा था उस समय, ये वही है। इसमें अटैकर क्या करेगा, 3 बॉटनेट बना देगा, है ना, या तो एक बॉटनेट वाला कंप्यूटर बना देगा। अब उससे जितने कनेक्टेड है सारे को वो अपना इंफॉर्मेशन या अपना डाटा भेजना चालू कर देगा, जिससे क्या है, ये सर्वर जो इंफॉर्मेशन उसके क्लाइंट को भेजना चाहिए वो ना भेज के वो बिजी रहता है, हमेशा 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 बिजी रहेगा, तो वो सर्विसेज नहीं दे पाता जिसके लिए वो बना है सर्वर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज, सर्विस को डिनाई कर देना। फिर एक होता है रैंसमवेयर, है ना। तो रैंसमवेयर, रैंसम मतलब फिरौती, है ना, फिरौती मांगना। मैं इसका विक्टिम बन चुका हूँ। तो रैंसमवेयर में क्या करते हैं
कि आपका आपके डेस्कटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर किसी में भी ऐसा कोई मेल आएगा, एसएमएस आएगा, कोई लिंक आएगा जिसको आप क्लिक करते हो, तो क्या होता है आपका पूरा जो मोबाइल है या लैपटॉप है वो लॉक्ड हो जाता है और जितने फाइल्स हैं वो सारे लॉक्ड हो जाते हैं। फिर आपको एक मैसेज आता है और उसमें ये लिखा रहता है कि आपको इतना पैसा देना है अगर इसको अनलॉक करना है तो। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, पूरा यूपीएससी का जितना मटेरियल पीपीटीज वगैरह थे ना वो सारा मेरा लॉक हो गया। तो अच्छा हुआ थोड़ा बहुत इधर उधर से बैकअप मिल गया, अभी तक वो अनलॉक नहीं हो पाया। पैसा मांग रहे हो, कितना डॉलर तो मांग रहे हो, कहाँ से दूंगा इसका तो ऐसा होता है, रैंसम मांगते हैं लोग। कई कई बार जो रिसर्च का काम किया है उसका अगर ऐसा हो गया है ना, उसके 3-4 साल की मेहनत है तो वो तो देने के लिए रेडी भी हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो रैंसमवेयर का पर्पस है पैसा निकालना। ठीक है ना। फिर है बिजनेस ऑफिशियल ईमेल कंप्रोमाइज। जो बिजनेस का ईमेल होता है या ऑफिशियल ईमेल होता है, ये नॉर्मली उस कंपनी वो कंपनी प्रोवाइड करती है जिस कंपनी में आप काम करते हो, है ना। जैसे अगर सोचो, अगर कोई एयरटेल में काम करता है तो उसका ईमेल आईडी क्या होगा, @airtel.com, है ना। जो भी होगा, जैसे रवि नाम है तो ravi@airtel.com, है ना, इस टाइप का होगा। अब अगर वो airtel.com का जो सर्वर है, ईमेल का सर्वर है, उसको किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा, जितना बिजनेस का जितना आपका डेटा है जो कि आप करस्पॉन्डेंस करते हो, या आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी या एमडी, सीईओ जो आपके एम्प्लॉयज को सारा इंफॉर्मेशन देता है, वो सारा इंफॉर्मेशन किसको मिलने लगेगा, जो कि अटैकर है। तो इसका पर्पस ही होता है बिजनेस के ईमेल को कैप्चर करना, ताकि उसका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लेना। अब सोचो कहीं पे एयरटेल 5G लॉन्च करने वाला है तो जियो को पता चल गया तो जियो पहले लॉन्च कर दिया, है ना। तो यही तो इंफॉर्मेशन ही तो मेन है बिजनेस में। ठीक है ना। फिर जब कोविड-19 आया तो ऐसे थ्रेट्स और भी बढ़ गए, क्योंकि सारी दुनिया नेट पे ही आ गई थी उस समय, तो ऐसे थ्रेट्स और भी बढ़ गए। अब क्या है, ऑक्सीमीटर के लिए लोग बहुत खरीद रहे थे, वो बहुत कम जगह पे मिल रहा था ऑक्सीमीटर। तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे कंपनीज चालू हो गए जो कि ऑक्सीमीटर सेल करने के लिए आ गए। तो आपने ऑक्सीमीटर खरीदा, उससे अपना ऑक्सीजन लेवल ये करने के लिए, पर इन रियलिटी वो आपका फिंगरप्रिंट ले रहा था ताकि आपके आधार से वो पैसा निकाल सके। ठीक है ना। तो उसका पर्पस ये था। तो ऑक्सीमीटर के नाम पे ये अलग टाइप का बिजनेस इनका चल रहा था। फिर कोविड-19 में ही एक चीज और आया कि भाई, अगर मैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हूँ, आपको कोविड हुआ है कि नहीं है, अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ये है, तो ये ओटीपी है, ये है, बहुत फॉल्स इंफॉर्मेशन डालना, है ना। तो वो है कोविड से रिलेटेड थ्रेट्स। कुछ ऐसे थ्रेट्स थे कि मुझे पता चला कि भाई कोरोना वायरस के कारण से नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है कि जितने यूजर्स हैं उनको फ्री में यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहा है। तो अगर आपको ऐसी फ्री में यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, क्योंकि आप आइसोलेशन में रह रहे हो तो अकेले क्या करोगे, नेटफ्लिक्स देखो, है ना। तो नेटफ्लिक्स के लिए यूजर आईडी पासवर्ड के लिए आप इसको क्लिक करो, तो netflix.usa.net करके ऐसे कर दिया, फ्री आइसोलेशन पीरियड, है ना। क्लिक करोगे तो गया, आइसोलेट हो गया आप। तो ये कोविड-19 के समय पे चला था। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा भेजा है कि ये चीज करना है, ये करना है, 1 अप्रैल के बाद से आपका ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ये सारा जो कोविड-19 का साइबर थ्रेट्स चालू हुए थे। तो ये था अभी तक जो देखे वो साइबर थ्रेट के बारे में समझे कि क्या क्या चीजें थ्रेट हो सकती है। अब क्राइम क्या है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। थ्रेट और क्राइम में डिफरेंस है। थ्रेट मतलब खतरा, क्राइम मतलब खतरा हो क्या डाला, जो जिस चीज का खतरा था वो क्या डाला उसने। जॉम्बी क्या था, नहीं एक मिनट उनसे पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट वाज जॉम्बी। हाँ, मतलब किसी और कंप्यूटर को स्लेव बना दिया।
ठीक है ना, वो है ज़ॉम्बी। ठीक। तो साइबर क्राइम में क्या है, कंप्यूटर को एज अ वेपन यूज करना इज साइबर क्राइम। ठीक है ना, अभी तक तो वही हो रहा था, अभी जो देख रहे थे ना, कंप्यूटर को एज ए हथियार यूज करना, हथियार के जैसे यूज करना, वही है साइबर क्राइम। हाँ। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है और आपने बोला कि इंटरनेट खुलता भी नहीं है और कभी फॉरगिव भी नहीं करता। हाँ। तो सर अगर कोई कर रहा है वो तो स्टोर हो गया उसमें कर जाना इजीली गेट कर सकते हो, इसलिए गेट क्या ये तो पता नहीं चलता। देखो क्या है, मेरे कंप्यूटर में जो इंटरनेट से डाउनलोड वाली चीजें हैं, मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट से डाउनलोड वाली चीजें, मैंने कंप्यूटर को आइसोलेट कर दिया, किसी भी इंटरनेट से नहीं चला रहा हूँ। अब मैं 10 साल बाद जागा, कंप्यूटर को कनेक्ट किया और सारा चीज को फिर अपलोड कर दिया, तो भाई कैसे सोचोगे कि ये वाकई में खत्म हो गया इंटरनेट से? नहीं सोच सकते, कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों ने डाउनलोड किया होगा, कैसे गारंटी कि वो खत्म हो गया? हाँ। हाँ, तो इसलिए क्या है, जिसके पास गए नहीं गए उसके लिए साइबर का कुछ भी आप विक्टिम बनते हो तो एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आपको डायल करना है और इमीडिएटली उनको कन्वे करना है। वैसे ही हर एक बैंक का अपना हेल्पलाइन रहता है, कभी आपको धोखे से कहीं पे भी पैसा जाता है, उसको जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी आपका पैसा वापस आ जाएगा, और अगर डिले करोगे तो नहीं आता। ठीक है। हाँ, जितना लेट करोगे उतना नुकसान। हाँ, मैं वो भी बताने वाला हूँ, OLX वाला भी। अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में बताऊंगा फिर इसके बाद कि इंडिया में क्या क्या चीजें होती है। हाँ? अब कंप्यूटर एज ए वेपन यूज करना और कंप्यूटर एज ए एसेसरीज यूज करना। कंप्यूटर एज ए एसेसरीज यूज करना मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर को इस तरीके से यूज करना ताकि आपके कंप्यूटर से इलीगल काम करवा सके। तो वो जो बॉटनेट वाला है वो कंप्यूटर को अपना एसेसरीज जैसे यूज कर रहा है, पर उसको अटैक कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, पर उसको एज ए एसेसरीज जैसे यूज कर रहा है। और दूसरा, उसको एज ए वेपन यूज करना, है ना। वेपन यूज करना मतलब वहां से सारा क्रिमिनल एक्टिविटी काम करना। तो जरूरी नहीं कि जिस चीज को एसेसरीज जैसे यूज करो उससे क्राइम भी करो आप, समझना, है ना। जिसको एज ए एसेसरीज यूज कर रहे हो जरूरी नहीं उससे क्राइम करो, पर अगर क्राइम कर रहे हो तो वो एज ए वेपन हो जाता है। पर जब वेपन जैसे यूज करते हो तो वो आप अपना कंप्यूटर यूज करते हो, पर एसेसरीज मतलब किसी और का कंप्यूटर से कहीं और अटैक करते हो। ठीक है। तो साइबर क्राइम्स इतने सारे हो सकते हैं, वही जो चीज हम लोग ने थ्रेट में देखा वही चीजें क्राइम में भी है। ठीक है ना। क्राइम में एक चीज और आ जाता है कि उसमें एक हैकर भी आ जाता है ना, क्रिमिनल आ जाता है क्राइम में। हम्म। अब सोचो, है ना, मेरे को बाय द वे दूसरे कोचिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो मैं एज अ टीचर गया, जाके 10 बहुत कम सैलरी में 1 महीने के लिए जॉब कर लिया और वहां से सारा इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल लिया। तो मैं ऐसा एम्प्लॉय हूँ जिसका इंटेंशन कुछ और था। गेटिंग इट? ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, रॉन्ग एम्प्लॉय। ठीक। हैकिंग, हैकिंग में बहुत सारी चीजें होती है। कई बार गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो जाती है, कभी पॉलिटिकल वेबसाइट हैक हो जाती है, कभी फाइनेंशियल वेबसाइट हैक हो जाती है। इलेक्शन के टाइम में बहुत होता है, आम आदमी पार्टी के वेबसाइट पे बीजेपी का चालू हो जाता है। ये भी हैकिंग है ना। ऐसा होता रहेगा कि लोग आम आदमी पार्टी के वेबसाइट में गए तो पूरा बीजेपी बीजेपी चल रहा है सारा, तो ऐसा होता रहता है। कुछ लोग फन के लिए करते हैं हैकिंग, कुछ लोग बोलना चाहिए कि लीगल हैकिंग भी करते हैं, है ना, एथिकल हैकिंग, है ना।
कई बार अपने को क्रिमिनल का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसको हैकिंग करना पड़ता है, तो वो भी एक हैकिंग हुआ। पुलिस कई बार करता है, कई बार इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, बिजनेस का इंफॉर्मेशन। जैसे जो शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग अगर किसी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो उससे पहले इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि ये कंपनी क्या क्या करने वाली है, उसके बेसिस पे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और जिस दिन वो डिसीजन अनाउंसमेंट होगा उससे पहले वो लोग क्या किए, खरीद लिए उसका शेयर को, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। सोचो अगर आपको पता है कि हर एक शेयर 10 रुपए बढ़ेगा तो मैं 1 करोड़ शेयर खरीदूंगा, क्योंकि अगले दिन 10 करोड़ बन जाएगा। जब गारंटेड है 1 करोड़ 10 करोड़ बनने वाला, तो मैं 10 रुपए के इंफॉर्मेशन के लिए, 10 रुपए के चेंजेस के लिए मैंने 1 करोड़ पूरा लगा दिया उसमें। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हैकर भी 3 टाइप के होते हैं, तो ये हम लोग के स्कोप में नहीं है। बस कभी आ गया कि ब्लैक हैट, ग्रे हैट या व्हाइट हैट क्या होता है, तो ये क्रिमिनल्स के टाइप होते हैं जो कि हैकर्स होते हैं। कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो एथिकल हैं, जिसको व्हाइट हैट बोल रहे हैं। जो ब्लैक हैट वाले हैं वो लोग एक्चुअल में अनएथिकल हैकर्स हैं, और ये सस्पिशियस हैं कि क्या करने वाले हैं, है ना। ये क्योंकि वैसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए, तो ग्रे लिस्ट में रहते हैं, ठीक है ना। सिस्टम की हैकिंग आजकल नाउअडेज क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आ चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा सर्वर है, बहुत अच्छा कंप्यूटर है, तो मैं उसको किराए में दे सकता हूँ, और वो किराए में देने का प्रोसेस को क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो स्टोरेज नहीं है, जैसे मेरे मोबाइल पे स्टोरेज खत्म हो गया, 32 GB था, खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, तो मोबाइल को फिर फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फिर ना गूगल ने बोला कि आप फोटोज करके जो है उसमें सारा अपना फोटो डाल दो, तो वो जहाँ पे फोटो डाले वो एक क्लाउड है, ताकि जब भी फोन चेंज करो वहां से फिर से वापस आ जाए। पर वो तो अच्छी बात है, एक अच्छा क्लाउड है। अब अगर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसी बहुत सारे सर्वर या मशीन लगा दिए, और मैं बोलूं कि आपके पास कोई भी डेटा की डिफिकल्टी हो, तो मैं एश्योर करता हूं कि आप मेरे पास दो, और आपको जब भी चाहिए आप मेरे से ले लेना, है ना, और आप एकदम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जैसे अमेजन का वेब सर्विस, अमेजन भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, बीएसएनएल भी प्रोवाइड करता है, एयरटेल भी करता है। हाँ हाँ, डिजीलॉक भी एक क्लाउड सर्विस है। जैसे क्या है, आजकल सीसीटीवी होता है, तो सीसीटीवी में क्या होता है, जो चोरी करने वाले आते हैं उन लोग भी एक्सपर्ट हो गए, उन लोग भी स्मार्ट हो गए, तो उन लोग जाएंगे, सीसीटीवी लगाए तो एकदम स्माइल करके जाएंगे, अंदर जाएंगे, जाके उसका हार्ड डिस्क उठा के ले आएंगे। तो क्या हुआ कि भाई आपका जो इंफॉर्मेशन जिसमें था उसी को उठा के लेके आ गए। पर अगर क्लाउड में रहेगा, है ना, तब तो आप बच नहीं सकते। इसलिए क्लाउड की जरूरत है, ताकि आपका जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, ठीक है ना। क्या चीज? हाँ, आईफोन में आई क्लाउड होता है, वैसे हर एक एंड्रॉइड में, इवन जियो भी अपना जियो क्लाउड बना के रखा है, एयरटेल क्लाउड बना के रखा है। अब जो भी सीसीटीवी दे रहा है ना, वो एक क्लाउड भी देता है, क्योंकि हर को पता है कि अब वो तो हार्ड डिस्क तो उड़ा ही देगा, सिस्टम को डैमेज कर ही देगा, ठीक है। तो सिस्टम हैकिंग मतलब ये है कि आपके सिस्टम का हैकिंग पावर, सिस्टम का पावर को, कंप्यूटेशन पावर को मुझे हैक करना है। मैं आपका क्लाउड को दूसरे को सर्विस में बेच रहा हूं, आपने खर्चा किया, एसी लगाया, इतना सर्वर का खर्चा किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करके दूसरों को बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है सिस्टम की हैकिंग करना, ठीक। तो साइबर क्राइम एज ए सर्विस भी यूज करते हैं। अब जैसे आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड एजेंसीज आ गई हैं, है ना। आजकल जो मेट्रो सिटीज में इवन मुझे वाइफ का इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, सारा डिटेल चाहिए, तो उसके लिए एजेंसी लगा देते हैं, या मुझे हस्बैंड का चाहिए तो एजेंसी लगा देते हैं, प्रॉपर उसके लिए एजेंसीज होती हैं कि भाई उसका सारा इन्फॉर्मेशन निकालो, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है करके, उसके फोन का इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, ये लीगल है, पर ये एक सर्विस है ना। आपको या तो मेरे दोस्त का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको सर्विस दे दी, वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। हाँ, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीजें है ना। तो ये एज अ सर्विस, हैकिंग एज अ सर्विस यूज करना,
है ना। तो बहुत सारे लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको, हाँ भाई किसका चाहिए इन्फॉर्मेशन, मैं बताता हूँ करके निकालता हूँ, ठीक है ना। और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन तो बहुत एक्टिवली यूज होता है ना। राहुल गांधी कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या बात किया, वो सारा निकलवाना है ना। वैसे मोदी क्या क्या किया, उनके अंदर में क्या क्या हुआ, वो सारा चीज निकलवाना। अभी क्या हुआ, सुने होंगे कि यहाँ पे अमित शाह आने वाले थे, आके चले भी गए। तो अमित शाह जिस दिन आने वाले थे, वो ना यहाँ का एजेंडा बताने वाले थे कि घोषणा पत्र बोलते हैं ना, कि भाई मेरे घोषणा पत्र में ये रहेगा, अगर बीजेपी आती तो ये काम करेगी करके उस दिन अनाउंस करने वाले थे। तो उसको लॉक कर दिया जाना चाहिए था कि भाई वो कोड से ही वो ओपन होगा करके, उसको नहीं लॉक किया गया। तो कांग्रेस को भी मिल गया, आम आदमी पार्टी को भी मिल गया कि इसका घोषणा पत्र क्या क्या है, और पहले से उसके लिए डिफेंस क्रिएट कर लिए कि भाई ये इसके घोषणा पत्र में ये रहेगा, पर हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन ये किया है, ये गलत बता रहा है सारा इन्फॉर्मेशन। तो जिस दिन अमित शाह कट करने वाला था कि भाई मेरा घोषणा पत्र ये है, सारे लोगों को पहले से पता था। तो ये भी तो एक प्रकार का हैकिंग है ना। तो ये है बिटकॉइन, वो एक अलग चैप्टर है, पर आपके सीजीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। वैसे वेब में भी 3 टाइप के वेब होते हैं, डार्क वेब होते हैं, डीप वेब होते हैं और वेब होते हैं, है ना। बस नाम जान लो कि डार्क वेब जो है नॉर्मली एक हिडन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी को छुपा के सारा काम कर सकते हो, सारा खेल कर सकते हो। जैसे मुझे ड्रग्स खरीदने हैं, है ना, मुझे जो भी लीगल काम है, ये हवाला वाला काम करना है, वो डार्क वेब में होता है। डीप वेब ऐसा है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट को पे काम करना है, क्योंकि मैं ओपन वेब पे सारा लीगल चीजों को नहीं रख सकता, पर मुझे दूसरों को शेयर भी करना है। मेरा पेटेंट का इंफॉर्मेशन है ना, कॉपीराइट कुछ इश्यूज है, या मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो ये अच्छा चीज है डीप वेब जो है, जिसको आप वेब में तो रखते हो पर डीपर रखते हो। और डार्क वेब ऐसा है जो कि सिर्फ जो लोग जानते हैं उन्हीं लोग जानते हैं कि कहाँ पे ये चीजें मिलती है, ऐसा है ना। मार्केट को वही लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये आज ही ड्राइव में चला गया है और आज ही मिल जाएगा आपको। अब हमारे पास ये है कि हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में समझते हैं कि हम लोगों को कैसे समझना चाहिए। तो पहली बात, पीपल को ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, अवेयर कराना है, ताकि भाई ऐसा कुछ होता है तो आप पहले से अलर्ट रहो। गवर्नमेंट को भी अवेयर करवाना है आप लोगों को, ताकि आप लोग सेफली इसको यूज करो। फिर फायरवॉल, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, ये सब डालना है ताकि आपको ये सब चीजों से बचे रहो। हाँ, क्यों आ रहा है? गाना क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? तो आवाज कैसे आ गया? मफल्ड है। लो फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होता है ना, वो ट्रेवल बहुत दूर तक करता है, इसलिए बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ढोल की आवाज दूर तक जाती है, बेस की आवाज दूर तक जाती है, पर जो इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, जैसे फीमेल की वॉइस ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, पर क्लियर होती है। हाँ, क्लियर होती है। एक आदमी कहीं पे बोल रहा है, उसकी आवाज उतना क्लियर नहीं सुनाई देगी जितना फीमेल बोल रही है उसकी आवाज क्लियरली सुनाई देगी, है ना। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, पर जहां पे भी जाएगी आवाज क्लियर रहेगी। और मेल का वॉइस ज्यादा दूर तक नहीं क्लियर होता, पर बहुत पहुंचता बहुत दूर तक है। तो बेस जिसमें ज्यादा होता है वो वेव की प्रॉपर्टी है कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम है वो ज्यादा दूर तक पहुंचता है, ठीक है ना। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें लॉसेस ज्यादा होता है, लॉसेस। तो ये जो दीवार है, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बैरियर है और लो फ्रीक्वेंसी के लिए वो बैरियर नहीं है, ठीक है। इसलिए गाना सुनाई नहीं देता, हम लोगों को बेस सुनाई देता है। इसलिए अनाउंसमेंट हमेशा फीमेल की वॉइस से करवाते हैं क्योंकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। इसलिए पब में जाते हो, डिस्क में जाते हो, तो वूफर हमेशा नीचे रहता है और जो ट्यूटर रहता है वो कान के पास रहता है।
क्योंकि वो डायरेक्शनल होता है। ट्विटर नीचे लगा दोगे तो आवाज ही नहीं सुनाई देगा। कभी देखे हो कि वूफर ऊपर में रखा है? वूफर हमेशा नीचे रहता है क्योंकि वो तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है। फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग ये चीज है कि ये आपकी आइडेंटिटी है। फुटप्रिंटिंग ये है कि जब हम लोग इंटरनेट में कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग बहुत सारा अपना ट्रेस छोड़ देते हैं, है ना? जब भी काम करते हैं बहुत सारा ट्रेस छोड़ देते हैं और वही हम लोगों को वल्नरेबल बनाता है सारे अटैक के लिए। तो अटैकर के हिसाब से आपका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसमें इसने बोला कि गोइंग टू जापान फॉर द गुड ट्रिप करके ऐसे डाल दिया, पता चल गया उस चोर को कि भाई उसका घर खाली रहेगा, कब से कितने दिन के लिए गया वो भी मेंशन कर दिया उसने, तो जाके चोरी कर लिया। और ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया में आपने जैसे इंफॉर्मेशन डाला कि आप यहाँ पे गए हो, चोरी कर लिया। सेकंड, कॉइन कलेक्शन की कई लोगों की हैबिट होती है। अब कलेक्शन की हैबिट होती है तो दिखाने की भी हैबिट होती है कि भाई मैं कॉइन मेरे पास है करके सोशल मीडिया में डाल दिया कि मेरे पास ऐसे ऐसे रेयर कॉइन्स है जिसका वैल्यू अभी इतने लाख का इतना ये है, अगले दिन चोरी हो गई। तो क्या है कि हम लोग अपना फुटप्रिंट छोड़ देते हैं, ठीक है ना? अब वायरस डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस या एंटी मालवेयर यूज करते हैं। एंटीवायरस सिर्फ वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, बट एंटी मालवेयर क्या करता है, वो सारा ऐसा प्रोग्राम चाहे एडवेयर हो चाहे स्पाईवेयर हो, वो सारे प्रोग्राम के अगेंस्ट में सेफ्टी देता है। इसलिए एंटीवायरस के साथ एंटी मालवेयर भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है ना? नाउ इट इज वैसे एंटीवायरस के साथ इंटीग्रेटेड एंटी मालवेयर आता है, पर स्पेसिफिकली एक मालवेयर बाइट्स करके है जो कि फ्री में अवेलेबल है, वो आपकी सारी मालवेयर्स को खोज लेता है ना? ठीक है, तो हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं टेस्ट ले लूंगा। दो चार चीजें और हैं जो मुझे बताने हैं, वो बस ऐसी वर्बली ही बताने हैं जो कि नहीं पूछेगा। जैसे OLX में सेम चीजें होती है ना? आजकल एक वर्ड यूज हुआ है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन सुना है? क्या है वो? उतना नहीं पता है। उसमें क्या है कि जैसे आपको एक चैट आएगा, हाय आई एम पूजा, हाय आई एम नेहा, जो भी है ना, ऐसे करके एक चैट आएगा। तो इसके बाद फिर वीडियो कॉल आएगा, और वीडियो कॉल के समय में क्या होगा, वीडियो कॉल में एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें ऐसा लगेगा कि कोई गर्ल लाइव है करके, है ना? तो वो खुद नेकेड रहेगी और आपको भी नेकेड होने बोलेगी, है ना? आप नेकेड होते हो तो आपका वीडियो कैप्चर करके आपके सारे रिलेटिव्स को भेज देने का थ्रेट आता है, उसके बाद उससे पैसा उठाया जाता है। इसके कारण से अभी रिसेंटली कई लोग सुसाइड किए कि भाई मेरा ऐसा वीडियो सबके पास चला जाएगा, 50 साल के बच्चे, 60 साल के बच्चे। दूसरा होता है हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग ये होता है कि मिलिट्री का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आजकल बहुत सारी एजेंसियां ऐसे काम करती है कि जैसे कोई मिलिट्री का नया जवान है, उससे सारा इंफॉर्मेशन निकाल के कि भाई आपका क्या क्या काम है, मिलिट्री क्या क्या काम कर रहे हैं, वो वाला देखा जाता है ना? वो है हनी ट्रैपिंग, है ना? टारगेट करके किया जाता है ना? एक फीमेल बन के उसका प्रोफेशनल चीजों का सारा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, ठीक है? एक और होता है, ये होता है डेटिंग, इम्पर्सनेशन डेटिंग। वो ये होता है कि जितना टिंडर, इंस्टाग्राम, ये सबसे ना क्या है, डेटिंग के लिए कोई अप्रोच करेगा, है ना, कि भाई डेटिंग करना ये है, और फिर क्या करेगा कि फॉरेन का नेशनल बन के वो बोलेगा कि मैं, मेरा वाइफ ने डिवोर्स कर दिया, मेरा एक बच्ची है, पर मैं एक वाइफ खोज रहा हूँ या मैं एक हस्बैंड खोज रही हूँ, इस टाइप का ये बोलेगा कि वो, और उसके बाद उसके पर्सनल चीजों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। इसके बाद बोलेगा कि आप क्यों नहीं आ जाते मेरे जर्मनी में या मेरे जापान में क्यों नहीं आ जाते करके, मैं आपको पैसा भेज दूंगा, आप आ जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे करके। तो इस तरीके से उनको पूरा ट्रैप करता है। इसके बाद बोलता है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट भेजना चाह रहा हूँ, आपको मैं भेज रहा हूँ गिफ्ट करके, और बताता है कि मैं एक गोल्ड का ज्वेलरी, आईफोन 14, ये सब मैं भेज रहा हूँ करके, है ना? तो उसको फोटो भेज के भेज देता है। इसके बाद वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हो सकता है कस्टम वाले के आपके पास फोन आएगा तो उसको एड्रेस वेड्रेस बता देना और कुछ चार्जेस लेंगे तो उसको दे देना करके। अब कस्टम वाले 25,000 कुछ चार्ज मांग रहे हैं, वो भी उसी का आदमी रहेगा, है ना? तो वो कस्टम वाले को 25,000 दे देती है। इसके बाद वो सारी जगह से ब्लॉक हो जाती है,
है ना, या दे देता है। तो ये भी एक है जो कि चल रहा है। OLX में क्या है, जब आप कुछ खरीदने जाओगे तो जैसे आपको वैगन आर खरीदनी है, तो वैगन आर बहुत सस्ते में अच्छी वैगन आर आपको दिखेगी, तो वो आपको तो आपने उसको अप्रोच किया, तो वो बोलेगा कि मैं आर्मी का पर्सन हूँ, मैं नागपुर में काम करता हूँ या राजस्थान में काम करता हूँ, मेरे पास मेरा मिलिट्री का जो वैगन है उसके थ्रू मैं आपके यहाँ पहुंचवा दूंगा करके, आप उसको पैसा दे दीजिएगा, वो आपके यहाँ पहुंचा देगा करके। तो आपको रिलाई होगा कि इंडियन आर्मी का आदमी है ना, वैसा है करके। हाँ, वैसा भी कुछ बेचेगा। तो आप क्या करोगे, तो उसको वो पैसा मांगेगा, आप उसको पैसा डाल दोगे, बोलेगा 2 दिन के अंदर में आपके यहाँ आ जाएगा, और वो नहीं आता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते जा रहे हैं जो इंडिया के स्पेसिफिक हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को आपको याद रखना है, जो चीजें मैंने यूज किया। ठीक है, वैसे मेरे को नहीं लगता CGPSC इतना एडवांस लेवल पे पूछेगा, पहले तो उन लोगों को तो अवेयर होना जरूरी है, जो लोग पूछ रहे हैं, तभी तो पूछेंगे उन लोग। तो वो लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग उसको ट्रेडिशनल क्वेश्चन को ही हम लोग डील किया। ठीक, कोई डाउट है? ठीक, चलो नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग मिलेंगे। Thank you, sir. ओके, बाय बाय। हाँ, बता देता हूँ।